तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रकस। दोस्तों रकस का मतलब होता है शोर या फिर हंगामा। जैसे कि मान लो क्लास में टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर गई और तुरंत सभी स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हंसने लगे और पेपर बॉल्स फेंकने लग गए। पूरी क्लास में शोर शराबा और केओस मच गया। तो ये जो नॉइज़ी कन्फ्यूजन या फिर डिस्टर्बेंस होती है उसे ही रकस कहते हैं। वैसे ही अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देकर बताऊं तो पार्टी में लोग जब डांस करते हैं और चिल्लाते हैं तो वो रकस एट द पार्टी होती है। मार्केट में सेलर्स और कस्टमर्स के बीच अगर आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो वो रकस इन द मार्केट है। और वहीं घर में अगर बच्चे लड़ रहे हो तो किड्स क्रिएटिंग अ रकस, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सिंपल वर्ड्स में रकस का मतलब होता है शोर, हंगामा या फिर नॉइजी डिस्टर्बेंस। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रकस यानी क्या होता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है कमोशन, अप्रोवर या फिर डिस्टर्बेंस। दोस्तों कमोशन का मतलब होता है शोर, हंगामा, अफरा तफरी, यानी कि एक तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा हंगामा करना, शोर मचाना, अफरा तफरी वाली स्थिति हो जाना, तो उसे हम कमोशन कह सकते हैं। यानी कि इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कमोशन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अप्रोवर या फिर डिस्टर्बेंस मतलब होता है ज़ोरों से चिल्लाना, शोर मचाना, हंगामा करना। तो यानी कि चीज़ें तहस नहस करना, तो उसे हम कह सकते हैं अप्रोवर या फिर डिस्टर्बेंस। वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है काम, साइलेंस या फिर पीस। यानी कि एक तरीके की शांति होना, शांतिपूर्ण माहौल होना, तो उसे हम कहेंगे काम, साइलेंस या फिर पीस, हम उसे कह सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द चिल्ड्रन मेड अ रकस इन द प्लेग्राउंड। यानी कि बच्चों ने जो है वो मतलब कि प्लेग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा किया, यानी कि हंगामा मचाया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रकस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंडेवर। दोस्तों एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना या फिर कोशिश करना बेसिकली। जैसे कि मान लो तुम एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो और अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो ये जो सीरियस ट्राई करना होता है या फिर सिंसियर एफर्ट डालना होता है किसी चीज़ में, स्पेशली किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो उसे ही एंडेवर कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो स्टूडेंट की हार्ड वर्क फॉर गुड मार्क्स, तो वो होता है हिज एकेडमिक एंडेवर। यानी कि वो अपनी स्टडीज़ में जो है वो मतलब कि पूरी कोशिश कर रहा है अपना बेस्ट देने के लिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो साइंटिस्ट का नया इन्वेंशन बनाने का ट्राई, तो वो होता है साइंटिफिक एंडेवर। या फिर किसी कंपनी का बेटर सर्विस देने का एफर्ट, जो उसे हम कहेंगे बिजनेस एंडेवर। सिंपल वर्ड्स में एंडेवर का मतलब होता है सिंसियर एफर्ट या फिर मेहनत करना टू अचीव समथिंग। यानी कि कुछ बड़ा पाने के लिए या फिर कुछ हासिल करने के लिए जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना या फिर कोशिश करना, मेहनत करना किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम कहेंगे एंडेवर। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है अटेम्प्ट, स्ट्राइव या फिर अंडरटेक। दोस्तों अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, यानी कि एक तरीके से कोशिश करना। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयत्न करना, यानी कि इसका भी सेम मतलब होता है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर कोशिश करना। वही अंडरटेक का मतलब होता है हाथ में लेना, यानी कि कोई काम जो है वो मतलब कि हाथ में लेना, उसे जो है वो मतलब कि एग्जीक्यूट करना, एक तरीके से उसे करने की कोशिश करना, तो उसे हम कहेंगे अंडरटेक करना। वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है निग्लेक्ट, गिव अप या फिर अबंडन। दोस्तों निग्लेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से टाल देना, नज़रअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना, तो उसे हम कहेंगे निग्लेक्ट करना। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि हार मान के वहीं पर छोड़ देना, उसके लिए ट्राई ना करना, तो उसे हम कह सकते हैं गिव अप कर देना।
वहीं एबंडन का मतलब होता है त्याग देना किसी चीज़ को, छोड़ देना किसी चीज़ को। यानी कि जब आप कोशिश करते करते जो है वो एक पॉइंट पर किसी चीज़ को अगर छोड़ देते हो, उस चीज़ को यानी कि उस कोशिश को अगर आप छोड़ रहे हो तो उसे हम कहेंगे कि एबंडन करना, यानी कि आपने उस कोशिश को, उस ट्राई को क्या किया है, तो एबंडन कर दिया है। तो इस तरीके से ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी एंडेवर टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट को टाइम पर फिनिश करने के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि कोशिश की, प्रयास किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एंडेवर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ यहाँ पर किया गया है, और आप इसका जो है वो मतलब कि यूज़ किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में कर पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोजेंट। दोस्तों कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर तर्कपूर्ण, यानी कि जिसका कोई इन्फ्लुएंस होता है, जिसका प्रभाव होता है या फिर जिसमें कोई लॉजिक होता है, तो उसे हम कोजेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देकर बताऊं, तो मान लो तुम अपने फ्रेंड को कन्विंस कर रहे हो मूवी देखने के लिए। तुम उसे लॉजिकली रीज़न देते हो कि स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक्टर्स टॉप क्लास है और वीकेंड वीकेंड पर जो है वो मतलब कि डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो तुम्हारे पॉइंट्स इतने ज़्यादा क्लियर, स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल है कि वो तुम्हें मना ही नहीं कर पाता। तो ये जो कन्विंसिंग और वेल रीजन आर्ग्यूमेंट होता है, उसे ही कोजेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स दूँ, तो लॉयर का पावरफुल आर्ग्यूमेंट, तो वो होता है कोजेंट आर्ग्यूमेंट। टीचर का क्लियर एक्सप्लेनेशन, जिसमें उसका इन्फ्लुएंस भी आता है, साथ ही साथ वो लॉजिकल भी है, तो वो है कोजेंट एक्सप्लेनेशन। प्रेजेंटेशन जो लॉजिकल और इम्पैक्टफुल हो, तो वो है कोजेंट प्रेजेंटेशन। सिंपल वर्ड्स में कोजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल या फिर कन्विंसिंग रीजनिंग। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कोजेंट यानी क्या होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कन्विंसिंग, परसुएसिव या फिर कंपेलिंग, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कन्विंस करने वाला है, यानी कि जो आश्वस्त करने वाला है, प्रेरक है, सम्मोहक है, यानी कि आपको प्रेरणा देने वाला है, आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है, या फिर जिसमें लॉजिक है, तो उसे हम कह सकते हैं कन्विंसिंग, परसुएसिव या फिर कंपेलिंग। वही एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है वीक, अनकन्विंसिंग या फिर इनफेक्टिव। दोस्तों वीक का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है, जो बहुत ही वीक ओपिनियन हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उसे हम कह सकते हैं मतलब कि कमज़ोर या फिर वीक। वहीं अनकन्विंसिंग का मतलब होता है जो आपको आश्वस्त नहीं करता, यानी कि जो आपको मतलब कि एक तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो उससे हम कहेंगे अनकन्विंसिंग। या फिर इनइफेक्टिव का मतलब है जिसका कोई प्रभाव नहीं है, जिसके ऊपर जो है वो मतलब कि जिसका आपके ऊपर बेसिकली कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इनइफेक्टिव। तो दोस्तों ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट इन द डिबेट, यानी कि उसने जो है वो डिबेट में जो है वो मतलब कि डिबेट के दौरान उसने क्या किया कि बहुत ही मतलब कि लॉजिकल और बहुत ही इफेक्टिव तरीके के जो पॉइंट्स है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो यानी कि सामने वाले व्यक्ति के सामने रखे, ताकि वो जो है वो मतलब कि डिबेट को अच्छे से मतलब कि ख़त्म कर सके, या फिर उसमें जो है वो अपना अच्छा इंप्रेशन बना सके। यानी कि उसने क्या किया एक तरीके से, तो कोजेंट आर्ग्यूमेंट दिए, कोजेंट आर्ग्यूमेंट दिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स उसने सबके सामने रखे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कोजेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है प्रोफ्यूजन। दोस्तों प्रोफ्यूजन का मतलब होता है प्रचुरता या फिर भरमार, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होना। जैसे कि मान लो तुम किसी शादी में जाते हो और वहाँ हर जगह फूल ही फूल लगे हुए हैं, लाइट्स चमक रही है और खाना इतना ज़्यादा है कि टेबल पर जगह नहीं बच रही। तो ये जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना या फिर एबंडेंस में किसी चीज़ का होना होता है, उसे ही हम प्रोफ्यूजन कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होना कि उसकी जो है वो भरमार हो जाए या फिर उसकी प्रचुरता हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोफ्यूजन। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो गार्डन में फ्लावर्स का ओवरलोड होना, तो वो होता है प्रोफ्यूजन ऑफ फ्लावर्स। पार्टी में फूड और डेकोरेशन हर जगह पर होना, तो वो होता है प्रोफ्यूजन ऑफ लाइट्स एंड फूड। या फिर मार्केट में वैरायटी ऑफ क्लोथ्स होना, तो वो होता है प्रोफ्यूजन ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइंस। सिंपल वर्ड्स में प्रोफ्यूजन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट होना, एबंडेंस होना किसी चीज़ की, या फिर ओवरफ्लो ऑफ समथिंग, तो उसे हम कहेंगे प्रोफ्यूजन। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एबंडेंस, प्लेंटी या फिर ओवरफ्लो। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कोई जो चीज़ है वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होना। तो उसके लिए आप जो है वो एबंडेंस भी यूज़ कर सकते हो, प्लेंटी भी यूज़ कर सकते हो या फिर ओवरफ्लो भी यूज़ कर सकते हो। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है स्कार्सिटी, लैक या फिर शॉर्टेज। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमतरता होना, किसी चीज़ से वंचित होना एक तरीके से, या फिर किसी चीज़ की कमतरता होना, कोई चीज़ कम अमाउंट में होना, बहुत ही ज़्यादा कम होना कि वो लोगों को यानी कि लोगों तक पहुँच भी ना पाए, इतनी ज़्यादा कम होना। तो उसे हम कहेंगे स्कार्सिटी, लैक या फिर शॉर्टेज। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द गार्डन हैड अ प्रोफ्यूजन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो गार्डन है उसमें जो है वो मतलब कि प्रचुर मात्रा में फ्लावर्स जो है वो अवेलेबल थे, यानी कि फूलों की जो है वो वहाँ पर भरमार थी, इतने ज़्यादा फूल अवेलेबल थे कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थे वहाँ पर, यानी कि अगर कोई इंसान एक लेकर जाना चाहे तो उसके पास बहुत ज़्यादा फूल हो जाएंगे, या फिर किसी को भी अगर आप देना चाहो तो इतने ज़्यादा फूल है कि वहाँ पर फूलों की कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि प्रोफ्यूजन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंट्राइव। दोस्तों कंट्राइव का मतलब होता है योजना बनाना या फिर कारगर ढंग से करना। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास जो फ़ोन का स्टैंड होता है जिस पर हम फ़ोन रखकर जो है वो मतलब कि मूवीज़ या फिर कुछ भी देख सकते हैं, वो नहीं है, यानी कि फ़ोन स्टैंड तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम वीडियो देखना चाहते हो। तो तुम क्या करते हो, तुम एक कप और पेंसिल का यूज़ करके अपना टेम्पररी फ़ोन स्टैंड बना लेते हो। तो ये जो स्मार्ट तरीके से कुछ प्लान करना होता है या फिर कुछ इन्वेंट कर लेना होता है, स्पेशली जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो, तो उसे कंट्राइव कहते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है, इस वर्ड का यूज़ तब होता है जब कोई क्लेवर आइडिया या फिर प्लान बनाकर कोई काम कर लिया जाए, चाहे फिर वो जुगाड़ हो या फिर इंटेंशनली कुछ सेटअप करना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंट्राइव। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं, तो बिना गैस स्टोव के चाय बना लेना कुछ जुगाड़ करके, तो वो होता है कंट्राइव अ वे टू मेक टी। दोस्त का झूठ बोलकर एक्सक्यूज़ बनाना, तो वो होता है कंट्राइव्ड एन एक्सक्यूज़। या फिर मूवी में ओवर प्लान ड्रामा सीन जो होता है वो होती है कंट्राइव्ड स्टोरी। तो सिंपल वर्ड्स में कंट्राइव का मतलब होता है जुगाड़ से प्लान बनाना या स्मार्टली कुछ मैनेज कर लेना अपने तरीके से, तो उसे हम कहेंगे कंट्राइव। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिवाइस, इन्वेंट या फिर डिज़ाइन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो मतलब कि जुगाड़ कर लेना, किसी नई चीज़ का जो है वो आविष्कार कर लेना, किसी नई चीज़ को जो है वो मतलब कि एक तरीके से जन्म देना और उसका जो है वो मतलब कि कोई ना कोई जुगाड़ करके उससे जो है वो अपना काम निकलवा लेना एक तरीके से। तो उसे हम कह सकते हैं डिवाइस करना, इन्वेंट करना या फिर डिज़ाइन करना। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है निग्लेक्ट, मिसमैनेज या फिर फेल, यानी कि किसी चीज़ में असफल हो जाना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को अवॉइड कर देना। तो उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं निग्लेक्ट करना, मिसमैनेज करना या फिर फेल हो जाना। तो वो सारे हमारे क्या हो गए, तो ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हे कंट्राइव्ड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका निकाला, यानी कि एक तरीके से योजना बनाई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कंट्राइव यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हम यूज़ अलग अलग सेंटेंसेस में कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इमांसिपेशन। दोस्तों इमांसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति या फिर स्वतंत्रता। जैसे कि मान लो एक बच्चा है जो स्कूल में काम कर रहा था और उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन और उसका जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, और कुछ समय बाद क्या हुआ कि स्कूल ने उसको फुल सपोर्ट दिया और वो अब जो है वो मतलब कि इंडिपेंडेंटली पढ़ाई भी करता है और अपने डिसीजंस भी खुद लेता है। तो ये जो किसी की फ्रीडम को या फिर इंडिपेंडेंस को दिलाना होता है, उसे ही इमांसिपेशन कहते हैं। ये जो वर्ड है वो मोस्टली सोशल या फिर लीगल फ्रीडम के लिए यूज़ होता है, जैसे कि स्लेव्स का फ्री होना, यानी कि जो गुलाम होते थे, जो बंदी होते थे, उनको जो है वो मतलब कि फ्री कर देना, उसके लिए भी आप इमेंसिपेशन यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी ऑप्रेस्ड ग्रुप का राइट्स मिलना, जैसे कि अगर मान लो कोई जो पीड़ित वर्ग होते हैं, यानी कि जिन पर अत्याचार किया जाता है, जिन पर हुकूमत की जाती है, तो ऐसा जो वर्ग होता है एक तरीके से, यानी कि ऑप्रेस्ड जो क्लास होती है, जो ग्रुप होता है, उनको अगर अधिकार दिलाए जाते हैं, उनको अगर एक तरीके से मतलब कि फ्रीडम दिलाया जाता है, इंडिपेंडेंस दिलाया जाता है, तो वो भी एक तरीके का इमेंसिपेशन होता है। इस तरीके से भी आप जो है वो मतलब कि सोशल या फिर लीगल फ्रीडम के लिए इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो स्लेव्स को फ्रीडम मिलना तो ये एक तरीके से इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स हो गया, यानी कि गुलामों को क्या मिली है तो मुक्ति मिली है, एक तरीके से स्वतंत्रता मिली है। वुमन का इक्वल राइट्स के लिए एम्पावरमेंट तो वो इमेंसिपेशन ऑफ वुमन हो गया। स्टूडेंट का पेरेंटल कंट्रोल से इंडिपेंडेंस तो वो इमेंसिपेशन ऑफ टीनेजर हो गया। सिंपल वर्ड्स में इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, लिबरेशन या फिर इंडिपेंडेंस, यानी कि किसी चीज़ से आज़ादी मिलना, मुक्ति मिलना या फिर स्वतंत्रता मिलना, उसे हम कहते हैं इमेंसिपेशन। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है लिबरेशन, फ्रीडम या फिर रिलीज। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है? लिबरेशन और फ्रीडम का तो एक ही मतलब होता है, जैसे कि मतलब कि किसी को मुक्ति दे देना, स्वतंत्र कर देना, किसी को आज़ाद कर देना। रिलीज का मतलब होता है किसी को मतलब कि छोड़ देना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कैद में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अगर रिलीज कर देते हैं यानी कि उसको हम क्या करते हैं तो उस चीज़ में से मुक्त कर देते हैं, यानी कि उसे हम छोड़ देते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या सिनोनिम्स, जिसमें हमने देखा लिबरेशन, फ्रीडम या फिर रिलीज। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कैप्टिविटी, इंस्लेवमेंट या फिर बॉन्डेज। इन तीनों का मतलब होता है कि किसी को पकड़ कर रखना, कैद करके रखना, कैदी बनाकर रखना, बंदी बनाकर रखना, यानी कि एक तरीके से किसी को जो है वो मतलब कि अपने कब्जे में रखना, तो उसे हम कह सकते हैं कैप्टिविटी, एंस्लेवमेंट या फिर बॉन्डेज। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द कंट्री सेलिब्रेटेड द इमेंसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि जब जो है वो मतलब कि उनके एक कंट्री के जो सिटीजन्स है यानी कि वहाँ के जो नागरिक है उनको जब स्वतंत्रता मिली, तो इस चीज़ को लेकर जो है वो मतलब कि उस देश ने, उस कंट्री ने जो है वो बहुत ज़्यादा जश्न मनाया, यानी कि उस चीज़ को सेलिब्रेट किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इमेंसिपेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पायस। दोस्तों इम्पायस का मतलब है अधार्मिक या फिर निर्भक्त। जैसे कि मान लो कोई पर्सन मंदिर में आके डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर करता है, जैसे कि स्टैचू के साथ मजाक करता है या फिर रिचुअल्स को इग्नोर करता है, तो ये जो रिलीजन, गॉड या फिर सैक्रेड चीज़ों के लिए डिसरेस्पेक्टफुल या फिर इररेवरेंट बिहेवियर होता है, उसे ही हम इम्पायस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो समवन मेकिंग जोक्स इन चर्च, मॉस्की और टेम्पल तो उसे हम कहेंगे इम्पायस बिहेवियर। इग्नोरिंग रिलीजियस कस्टम्स इंटेंशनली तो उसे हम कहेंगे इम्पायस एक्ट। या फिर राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स अबाउट सैक्रेड टेक्स्ट तो उसे हम कहेंगे इम्पायस रिमार्क्स। सिंपल वर्ड्स में इम्पायस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड गॉड, रिलीजन या फिर सैक्रेड थिंग्स, यानी कि जो पवित्र चीज़ें होती है, जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड किसे बोलते हैं हम, एक तरीके से बहुत ज़्यादा पवित्र होना, शुद्ध होना, तो उसे हम सैक्रेड बोलते हैं। तो उन चीज़ों के खिलाफ, भगवान के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कुछ बोलना, डिसरिस्पेक्टफुल अपना मतलब कि नेचर रखना, तो उसे हम कह सकते हैं इम्पायस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है इररिलीजियस, अनगॉडली या फिर इररेवरेंट, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेवियर करता है, यानी कि बिहेव करता है एक तरीके से। तो इररेवरेंट का मतलब होता है बेअदब होना, यानी कि किसी चीज़ को लेकर रिस्पेक्ट ना होना। अनगॉडली का मतलब है जिसे भगवानों से कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो भगवानों में नहीं मानता है, एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसे हम जो है वो अनगॉडली कह सकते हैं। या फिर इररिलीजियस का मतलब होता है जिसे धर्म से कोई मतलब नहीं होता, जो धर्म को जो है वो मानता ही नहीं है या फिर जो उसके बारे में मतलब कि भला बुरा कहता है, उसे डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसे हम इररिलीजियस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हुए तो सिनोनिम्स हुए, जिसमें हम जो है वो इररिलीजियस, अनगॉडली या फिर इररेवरेंट हमने देखा। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है पायस, डिवाउट या फिर रेवरेंट। यानी कि पायस या फिर डिवाउट का क्या मतलब होता है? जो एक तरीके से समर्थक होता है किसी चीज़ का, समर्थक यानी कि सपोर्टर होता है किसी चीज़ का, जैसे कि भगवान का अगर सपोर्टर है, उनमें मानता है, एक तरीके से उनका भक्त है, तो उसे हम पायस या फिर डिवाउट कह सकते हैं। जैसे डिवोटी होते हैं, डिवोटी यानी कि भक्ति करने वाले लोग जो भक्त होते हैं, तो उसे हम डिवोटीज कह सकते हैं। वैसे ये पायस और डिवाउट होता है, यानी कि जो बेसिकली भगवान में मानते हैं, जो धर्म में मानते हैं, जो रिलीजन में मानते हैं, जो मतलब कि गॉड में मानते हैं, उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों में मानते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं पायस या फिर डिवाउट, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं एक तरीके से। और रेवरेंट का मतलब होता है जो मतलब कि बहुत ही अदब से पेश आता है इन सारी चीज़ों को लेकर, यानी कि रिस्पेक्ट भी करता है उन्हें, जो है वो मतलब कि मानता भी है। तो ऐसी सिचुएशन को हम जो है वो रेवरेंट कह सकते हैं। वही अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज इम्पायस रिमार्क्स एंगर्ड द कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि जिस तरीके से उसने जो है वो मतलब कि
इम्पायस रिमार्क्स यानी कि गलत गलत टिप्पणियाँ की, यानी कि अधार्मिक टिप्पणियाँ की, यानी कि धर्म को लेकर जो है वो मतलब कि गलत तरीके से एक तरीके से जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में जो उसने टिप्पणियाँ की, रिमार्क्स किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कांग्रीगेशन थी, कांग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, कांग्रीगेशन मतलब कि जो धार्मिक सभा थी लोगों की, वो जो है वो मतलब कि भड़क उठे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इन्होंने हमारे बारे में, यानी कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे गॉड के बारे में ऐसी सब बातें कैसे कही। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इम्पायस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पिल्फर। दोस्तों पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना या फिर किसी चीज़ को चुराना। जैसे कि मान लो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और एक जो कलीग है वो सीक्रेटली तुम्हारा पेन या फिर स्टेपलर छुपा लेता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें छुपा कर चुरा लेना होता है उसे ही पिल्फर करना कहते हैं। यानी कि कोई ज़्यादा बड़ी चोरी नहीं, बल्कि जो छोटी मोटी चोरियाँ होती है, यानी छोटी मोटी चीज़ों की चोरी होती है जो बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होती, तो उसे हम कह सकते हैं पिल्फर करना। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं तो ग्रोसरी स्टोर में चॉकलेट्स को, तो वो होता है पिल्फर चॉकलेट्स। या फिर स्कूल में फ्रेंड की जो है वो पेंसिल छुपा लेना और बाद में उसे चोरी कर लेना, तो वो होता है पिल्फर पेंसिल्स। या फिर ऑफिस में स्टेशनरी आइटम्स सीक्रेटली ले लेना किसी के और बाद में उसे छुपा ही लेना, यानी कि उसे हड़प लेना, एक तरीके से चुरा ही लेना, तो उसे हम कहते हैं पिल्फर ऑफिस सप्लाईज। सिंपल वर्ड्स में पिल्फर का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें छुपाकर चुरा लेना, यूजुअली माइनर थेफ्ट, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ी चोरी नहीं, जो छोटी मोटी चीज़ों की चोरी होती है उसे हम कहते हैं पिल्फर करना। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्टील, स्वाइप या फिर स्नैच, यानी कि एक तरीके से कोई चीज़ झपट लेना, कोई चीज़ चुरा लेना, या फिर कोई चीज़ जो है वो मतलब कि स्वाइप कर लेना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो आप जब चोरी कर लेते हो ऐसे ही, तो उसे हम कह सकते हैं स्टील, स्वाइप या फिर स्नैच। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है गिव, रिटर्न या फिर रिस्टोर। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ वापस दे देना, किसी को वापस कर देना, तो उसे हम कह सकते हैं गिव, रिटर्न या फिर रेस्टोर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉय ट्राई टू पिल फॉर कैंडीज फ्रॉम द स्टोर। यानी कि जो बॉय है, यानी कि जो लड़का है, उसने क्या किया कि वो ट्राई कर रहा था कि वो किस तरीके से जो है वो मतलब कि दुकान से कैंडीज़ को चुरा सकता है, यानी कि एक तरीके से ये छोटी चोरी है, तो उसे हम कहेंगे पिल्फर। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि पिल्फर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्यूडेंस। दोस्तों इम्प्यूडेंस का मतलब होता है दुस्साहस या फिर बेइज्जती। जैसे कि मान लो तुम्हारी क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो मतलब कि टीचर को इग्नोर करते हुए चीखते चिल्लाते जवाब देता है और रूल्स को चैलेंज करता है, तो ये जो बोल्ड और रूड बिहेवियर होता है या फिर डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता है उसे ही इम्प्यूडेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो बच्चा जो पेरेंट्स के सामने चीख कर बात करे, उनकी जो है वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करे, तो वो इम्प्यूडेंस ऑफ चाइल्ड होता है। एम्प्लॉय जो बॉस के रूल्स को ओपनली चैलेंज करता है तो वो इम्प्यूडेंस एट वर्क प्लेस है। या फिर टीनेजर जो स्ट्रेंजर को डिसरिस्पेक्टफुल रिप्लाई दे, तो वो भी एक तरीके से इम्प्यूडेंस होता है, यानी कि आप एक तरीके से उनके साथ दुस्साहस कर रहे हो, उनकी जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, यानी कि उनकी बेइज्जती कर रहे हो। सिंपल वर्ड्स में इम्प्यूडेंस का मतलब होता है बोल्ड डिसरिस्पेक्ट, रूड बिहेवियर या फिर शेमलेस एटीट्यूड, तो उसे हम कहेंगे इम्प्यूडेंस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वहीं अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इंसॉलेंस, ऑडेसिटी या फिर बोल्डनेस। दोस्तों इंसॉलेंस का मतलब होता है दुष्टता, या फिर ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, और बोल्डनेस का मतलब होता है निर्भीकता, यानी कि एक तरीके से जो है वो मतलब कि गलत मैनर में, नेगेटिव टोन में ये वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए भी आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है, आप जो है वो बोल्डली खड़े रहते हैं, तो उसे हम बोल्डनेस कह सकते हैं। वो बोल्डनेस आपने वहाँ पर दिखाई। तो इस तरीके से इंसॉलेंस, ऑडेसिटी या फिर बोल्डनेस, ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास बिल्कुल उल्टे वर्ड्स हैं, जो कि है पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट या फिर मॉडेस्टी। पोलाइटनेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव होना। रिस्पेक्ट का मतलब होता है बहुत ही इज्जत से, बहुत ही अदब से पेश आना। या फिर मॉडेस्टी का भी मतलब होता है बहुत ही मतलब कि शालीनता से पेश आना एक तरीके से, यानी कि अपना बिहेवियर कैसा रखना, तो बहुत ही विनम्र, बहुत ही यानी कि बहुत ही मतलब कि रिस्पेक्टफुल और बहुत ही मॉडेस्टी के साथ किसी के साथ बिहेव करना, यानी कि ज़्यादा बोल्डनेस ना दिखाना, तो उसे हम कह सकते हैं पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट या फिर मॉडेस्टी।
अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज इम्प्यूडेंस शॉक द टीचर, यानी कि उसके इम्प्यूडेंस ने, यानी कि उसके दुस्साहस ने जो है वो टीचर को पूरी तरीके से हैरान कर दिया था कि किस तरीके से एक बच्चा जो है वो मतलब कि टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है और टीचर के सामने इतना ज़्यादा बोल्ड हो सकता है नेगेटिव मैनर में। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इम्प्यूडेंस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड आता है मिसक्रिएंट। दोस्तों मिसक्रिएंट का मतलब होता है अपराधी, दुष्ट व्यक्ति, यानी कि जो मतलब कि क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, बुरा व्यक्ति होता है, तो उसे मिसक्रिएंट कहते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे नेबरहुड में कोई बंदा है जो चोरी करता है, लोगों को धोखा देता है और रूल्स फॉलो नहीं करता, तो ये जो बैड बिहेवियर करने वाला विलन या फिर क्रिमिनल टाइप इंसान होता है उसे ही मिसक्रिएंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स बताऊं, तो थीफ या फिर डकॉइट, तो उसे हम कहेंगे मिसक्रिएंट। स्टूडेंट जो स्कूल में हमेशा ट्रबल क्रिएट करे तो वो मिसक्रिएंट स्टूडेंट है। हैकर जो डेटा स्टील करे तो वो साइबर मिसक्रिएंट है। सिंपल वर्ड्स में मिसक्रिएंट का मतलब होता है विलन, रॉन्ग डूअर या फिर बुरा इंसान, तो उसे हम कह सकते हैं मिसक्रिएंट। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है विलन, रॉन्ग डूअर या फिर क्रिमिनल। दोस्तों विलन का मतलब होता है जो एक तरीके से प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है उसे हम विलन कह सकते हैं। रॉन्ग डूअर का भी मतलब होता है गलत करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो गलत काम करता है, यानी कि जिसमें सिंसियरिटी नहीं होती, जो गलत काम करते रहता है, तो उसे हम कह सकते हैं रॉन्ग डूअर। क्रिमिनल का तो मतलब आपको पता है, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, तो उसे हम कहेंगे क्रिमिनल। अब अगर बात की जाए एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है हीरो, जेंटलमैन या फिर गुड मैन, यानी कि जो व्यक्ति, जो बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें एटिकेट्स है, जिसका डिमेनोर अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, हीरो है, तो उसे हम कहेंगे जेंटलमैन, गुड मैन या फिर हीरो। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मिसक्रिएंट वॉज कॉट बाय द पुलिस, यानी कि जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, उसे जो है वो मतलब कि पुलिस ने पकड़ लिया, यानी उसे जो है वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मिसक्रिएंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।